क्या तब से लैपटॉप में मुंह गड़ाए बैठा है? सॉरी माँ, वो कुछ जरूरी काम कर रहा था। कुछ टैक्सेस का इश्यू है, तो बस उसी में उलझा हुआ हूँ। अच्छा, इतना जरूरी काम है कि माँ से बात करने का भी टाइम नहीं है। कैसी बात कर दी आपने? इस दुनिया में सबसे जरूरी आप हो मेरे लिए। बताइए क्या बात करनी है? कुछ भी। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है माँ। दोनों फैक्ट्रीज प्रॉफिट में हैं, सारे वर्कर्स भी खुश हैं, इवन हमारे क्लाइंट्स हमसे खुश हैं। और क्या चाहिए? तूने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया है ना? मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो पापा मुझे सिखा कर गए। पता है माँ, वो हमेशा मुझसे कहते थे कि आकाश, वो फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं जा सकती जिसके वर्कर अपने मालिक से खुश हों। चाहे कुछ भी हुआ हो, पर तेरे पापा ने तो कभी वर्कर्स की तनख्वाह लेट नहीं होने दी, और ना ही उनका बोनस। मैं जानता हूँ माँ, इसीलिए तो हमारी फैक्ट्री में कितने कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा माँ, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलना। इस बार प्रॉफिट अच्छा रहा है, तो सोच रहा हूँ कि इस बार बोनस के साथ वर्कर्स को कुछ और भी गिफ्ट दूं। क्या देना चाहता है बता? कुछ भी ऐसा जो सबको अच्छा लगे, जो सबके काम आए। एक बात बोलूं, तू अपने सभी वर्कर्स को एक एक कूलर दे दे। गर्मी में जब कूलर की ठंडी ठंडी हवा लगेगी ना, तो वो तुझे और तेरे पापा को बड़ी दुआएं देंगे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया माँ। हद से हद 10,000 में बढ़िया कूलर आ जाएगा, ये सही रहेगा। दरअसल कई साल पहले गरिमा के पति राजेश का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। राजेश के जाने के बाद आकाश ने अपने पिता का पूरा काम संभाल लिया। वो दो फैक्ट्रीज का काम एक साथ देख रहा था। आकाश अपनी माँ गरिमा के साथ शहर में एक बड़े से घर में रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था अनाया। आकाश जितना समझदार और संस्कारी था, उसकी बहन अनाया उतनी ही बदतमीज और बिगड़ैल थी। जब आकाश और गरिमा बात कर रहे थे, तभी वहाँ अनाया आ गई और फिर, अनाया कहाँ थी तू अभी तक? माँ बताया तो था आपको कि प्रिया से मिलने जा रही हो। हाँ, पर तूने तो कहा था कि 1 घंटे में आ जाएगी, और देख 5 बज गए हैं। पूरे 4 घंटों से गायब थी तू। हाँ तो क्या हो गया माँ? प्रिया के पास ही तो थी ना, कहीं गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रही थी? ये क्या तरीका है अनाया, माँ से बात करने का? ओए, तुम अपना काम करो समझे, मेरे और माँ के बीच में मत आओ। क्यों? वो क्यों ना बोले बीच में, वो बेटा है मेरा। हाँ तो ठीक है, आपस में ही बात करो आप दोनों। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। और हाँ, खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना, मैं खाना खाकर आई हूँ। इतना कहकर अनाया अपने कमरे की तरफ चली गई। आकाश और गरिमा उसे देखते रहे। उसकी बदतमीजी देखकर गरिमा बहुत दुखी हुई और रोने लगी। फिर गरिमा को रोते हुए देखकर आकाश ने उससे कहा, अफसोस मत करो माँ, अभी वो नादान है, देखना एक दिन खुद ही सुधर जाएगी। पर मुझे डर इस बात का है कि कहीं देर ना हो जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ अनाया और ज्यादा बिगड़ती चली गई। उधर आकाश अपने काम में और ज्यादा बिजी रहने लगा। गरिमा को अनाया की चिंता रहती थी, पर अनाया उसकी एक नहीं सुनती थी। और फिर एक दिन, क्या कर रहे हो भाई? कुछ खास नहीं। क्या हुआ, तेरा मूड आज सही लग रहा है? पैसे वैसे चाहिए क्या? वो तो मैं वैसे भी ले लूंगी। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अच्छा तो बता। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम सिंडी है। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। अच्छा, और ये सिंडी करती क्या है? वो कुछ क्यों करेगी, उसके पापा बिलियनियर हैं, वो तो बस मौज मारती है। अच्छा, और तुझे क्यों लगता है कि मैं उससे शादी करूंगा? अरे बताया तो कि वो एक बिलियनियर की बेटी है। सोचो कितना पैसा होगा तुम्हारे पास। पैसा पैसा और पैसा, हर वक्त बस यही सोचती रहा कर। अपने जैसी बिगड़ैल भाभी लेकर आएगी। कान खोलकर सुन ले, इस घर में कोई सिंडी या भिंडी नहीं आएगी। आकाश के लिए मैं लड़की ढूंढूंगी, एकदम संस्कारी और शालीन, मतलब बहन जी टाइप लड़की। हाँ, तुम जिसे बहन जी कहते हो ना, उसे हम लोग आज्ञाकारी और संस्कारी कहते हैं, समझी? अपनी माँ की बात सुनकर अनाया गुस्से में वहां से चली गई। आकाश चुप था। फिर उसी दिन से गरिमा ने आकाश के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी, और उसकी ये तलाश तब खत्म हुई जब उसने शालिनी को देखा। पहली नजर में आकाश को भी शालिनी भा गई, और फिर जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब शालिनी साड़ी में सजी धजी अपने ससुराल पहुंची, तो उसे देखकर अनाया जोर जोर से हंसने लगी। मुझे लगा ही था कि माँ पक्का कोई बहन जी टाइप लड़की तुम्हारे पल्ले बांधेगी। मुबारक हो भाई, अब जिंदगी भर सुनते रहना, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। ये क्या बकवास है अनाया, सॉरी बोलो शालिनी को। सॉरी माय फुट, एक गवार को मैं सॉरी बोलूंगी? कभी नहीं। इतना कहकर अनाया अपने कमरे में चली गई, और बेचारी शालिनी अपनी ननद का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुखी हुई। फिर 2 दिन बाद, माँ जी नाश्ता तैयार है। अरे वाह, क्या बनवाया बहू? बनवाया नहीं माँ जी, मैंने खुद सबके लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। क्या? पनीर के पराठे? ये हमारा घर है, कोई 3rd क्लास ढाबा नहीं। खैर, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग तो यही खाते होगे ना, पराठे, आलू पूरी, खिचड़ी वगैरह, है ना? बहुत हो गया,
तुझे खाना है तो खा, वरना चली जाए यहाँ से। हाँ हाँ, आप ही खाओ ये ऑयली 3rd क्लास पराठे, मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ ऑर्डर करने। हर गुजरते दिन के साथ अनाया की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी और इस बात से गरिमा और आकाश दोनों परेशान थे। पर शालिनी का कुछ और ही सोचना था। वो अनाया को प्यार से सुधारना चाहती थी। वो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती ताकि वो दोनों आपस में घुल मिल सके, लेकिन अनाया उसे अनपढ़ और गंवार कहकर उसका मजाक बनाती थी। और फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अनाया दीदी कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी रात को? तुमसे मतलब? और सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड के घर पार्टी है, वहीं जा रही हूँ, सुबह तक आ जाऊंगी। अनाया तो चली गई, लेकिन शालिनी को उसकी फिक्र हो रही थी। फिर करीब 3-4 घंटों के बाद जब अनाया घर लौटी तो उसने देखा कि शालिनी वहीं सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। तुम सोई नहीं अभी तक? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपकी फिक्र हो रही थी, अब आपको सही सलामत देख लिया तो चैन आ गया। हाँ हाँ ठीक है, पर इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अब जाओ सो जाओ। इस बार अनाया की आवाज में वो बदतमीजी नहीं थी और ना ही वो अपमान था। उसकी बात सुनकर शालिनी वहां से चली गई। उस दिन के बाद से अनाया ने शालिनी को गंवार और अनपढ़ कहना बंद कर दिया। अब तो शालिनी अनाया का और भी ख्याल रखने लगी। लेकिन फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे, भाभी भाभी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाभी। अरे अनाया दीदी, पर हुआ क्या? मुझे बचा लो भाभी, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। पर हुआ क्या? मैंने पब में ज्यादा ही ड्रिंक कर ली और फिर मेरे एक फ्रेंड की पिस्टल लेकर मैं डांस करने लगी। पता नहीं उसमें से कब गोली चल गई और वहां बैठे एक आदमी को लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। वो आदमी मर गया भाभी। अब मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे फांसी हो जाएगी। मुझे बचा लो भाभी, कुछ भी करो प्लीज, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद सुधर जाऊंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगी, बस इस बार मुझे बचा लो भाभी। ये सब सुनकर शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी अचानक उसने अनाया के हाथ से वो पिस्टल ली और अपने दुपट्टे से उसे अच्छी तरह पोंछा और फिर उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो भाभी? आपने कुछ नहीं किया अनाया दीदी, आप चुपचाप जाकर सो जाओ और जब कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं तो रात भर घर में ही नहीं थी। इतना कहकर शालिनी वो पिस्टल लेकर घर से बाहर चली गई। अनाया को सब समझ आ गया था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शालिनी को रोक सके। उधर शालिनी आंखों में आंसू लिए बस चलती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी और कुछ देर बाद वो पुलिस थाने पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं सरेंडर करने आई हूँ, मुझसे खून हो गया है। क्या? पहले तुम ये पिस्टल नीचे रखो। शालिनी ने पुलिस के सामने वो जुर्म कबूल किया जो उसने किया ही नहीं था। वो सिर्फ अपने परिवार और अपनी ननद को बचाना चाहती थी। जैसे ही उसने अपना और आकाश का नाम इंस्पेक्टर गौरव को बताया तो वो हैरान रह गया। शाम को इंस्पेक्टर गौरव आकाश को अपने साथ थाने लेकर पहुंचा। भाभी, आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। नहीं, मैं ही कातिल हूँ, मुझसे ही गोली चली थी। बस करिए भाभी, आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे मैंने उसे आपके सरेंडर की बात बताई, वो फौरन मेरे घर आया था और उसने मुझे बताया कि आप तो कभी पब जाती ही नहीं है। तभी मेरा माथा ठनका और मैंने उस पब के सारे सीसीटीवी खंगाले, तो वहां आप नहीं बल्कि आकाश की बहन अनाया थी और पिस्टल भी उसी के हाथ में थी। पर वो बेकसूर है, हो सकता है कि मैं सीसीटीवी में ना आई हूँ, पर मैं वही थी, मेरा यकीन कीजिए। बस करो शालू, तुम अनाया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रही हो, जबकि सच ये है कि अनाया ने भी वो खून किया ही नहीं। दरअसल गोली तो किसी और ने चलाई थी और वो आदमी किसी और को गोली मार गया। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने ही पूरा प्लान बनाया था। पब में जैसे ही अनाया ने वो पिस्टल उठाकर डांस करना शुरू किया, शूटर ने उसी वक्त उस आदमी को गोली मार दी। उनकी पूरी कोशिश थी कि इल्जाम अनाया पर आ जाए, पर गौरव ने उस शूटर को पकड़ लिया है और सारे सबूत भी उसके पास हैं। आकाश की बात सुनकर शालिनी उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी वहां अनाया आ गई और आते ही शालिनी के पैरों में गिर पड़ी। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे सब समझ आ गया है। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आप एक नई अनाया को देखोगे। कैसी? मेरे जैसी, एकदम बहन जी टाइप। आपके जैसी बन सकूं इतनी तो मेरी हैसियत नहीं भाभी, पर आपसे सीखते हुए मैं कोशिश पूरी करूंगी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया, अनाया भी और अपने परिवार के साथ उसके रिश्ते भी। अनुराधा की ननद वर्षा एक अमीर घर में ब्याही हुई थी। वर्षा की जब शादी हुई थी तब उसके मायके वाले अमीर थे, इसलिए वर्षा की शादी में अच्छा खासा दहेज भी दिया गया था। राकेश का कारोबार अच्छा था, पर अचानक बिजनेस में घाटा हो गया। अब अनुराधा और राकेश को गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। मम्मी, बुआ के घर चलो ना, मुझे पूर्वी के साथ खेलना है। उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नया खिलौना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन जल्दी आ जाएंगे पापा के आने से पहले। अनुराधा अक्सर स्वाति को वर्षा के घर ले जाती थी। स्वाति को पूर्वी के साथ खेलना अच्छा लगता था, पर वर्षा को अनुराधा का बार बार आना पसंद नहीं था।
भाभी हो सके तो दोपहर के वक्त मत आया करो, वो पूर्वी के सोने का वक्त होता है ना, तो तुम स्वाति को ले आती हो, पूर्वी खेलने में लग जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं वर्षा, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। वो तो स्वाति जिद करने लगी कि उसे पूर्वी के साथ खेलना है, इसलिए मैं उसे ले आई। चलो स्वाति अब घर चलते हैं, पापा भी आ गए होंगे। अनुराधा की ननद वर्षा उसके गरीब होने से चिढ़ती थी, पर अनुराधा बहुत भोली थी। उसके स्वभाव में सीधापन था, वो अपनी ननद की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा की शादी की सालगिरह का फंक्शन था, उसने सबको इनवाइट किया था। राकेश, वर्षा की शादी की सालगिरह है, वो एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं, हम तो घर के हैं, इसलिए समय से पहले पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है अनुराधा, एक काम करो, तुम स्वाति के साथ चली जाना, मुझे थोड़ा काम है तो मैं वो निपटा कर वहीं से सीधा आ जाऊंगा। ठीक है राकेश, फिर मैं स्वाति को लेकर चली जाऊंगी। अच्छा पता नहीं वर्षा का फोन आया था, कुछ काम है, शायद कल की पार्टी का, इसलिए बुला रही है। ठीक है चली जाओ, स्वाति को भी लेती जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अनुराधा वर्षा के पास चली जाती है। वर्षा ने कुछ साड़ियां निकाल कर रखी हुई थी। अनुराधा भाभी, कल की पार्टी काफी बड़ी है और मैं नहीं चाहती भैया और आपकी पीठ पीछे कोई बात बनाए। मेरी ससुराल वालों और अनिल को तो आप जानते ही हो, सब लोग बहुत हाई फाई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों की वजह से मेरे अपने ससुराल के रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट हो। आपके पास तो कोई ढंग की साड़ी नहीं होगी, ये मेरी कुछ साड़ियां रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दी है, ये लेती जाओ। और हाँ भाभी, अनिल के कुछ कोट पैंट उन्हें टाइट हो गए, वो भैया कल के फंक्शन में पहन लेंगे। अनुराधा कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर आ गई। उसने घर आकर कोट पैंट एक अलमारी में छुपा कर रख दिए ताकि अपनी बहन का ये स्वभाव देखकर राकेश को बुरा न लगे। अगले दिन अनुराधा और राकेश फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। राकेश भैया, आप क्या ये कुर्ता पजामा पहन कर आए हो? मैंने भाभी को आपके लिए कोट पैंट दिए तो थे। अब कौन से कोट पैंट? सुनिए, अनिल जी आपको बुला रहे हैं। अनुराधा बात को काट देती है और वर्षा मेहमानों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वर्षा अनुराधा के पास आती है। अनुराधा भाभी, स्वाति का जरा ध्यान रखना, 2 बार गुलाब जामुन और आइसक्रीम की प्लेटें ले चुकी है, मैं इसे बहुत देर से देख रही हूँ। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे मायके वाले कितने भुक्कड़ हैं। इस होटल में प्लेट का हिसाब है, एक प्लेट उठाने पर 2000 रुपए लगेंगे। कभी स्वाति बार बार प्लेटें उठाती रहे और आप चुपचाप देखती रहो, है तो वो शैतान ही। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राकेश आ जाता है और अनुराधा अपने आंसुओं को छुपा लेती है। क्या हुआ अनुराधा, वर्षा क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, बस ऐसे कोई सामान था तो वो मुझसे पूछ रही थी। वर्षा अपनी भाभी अनुराधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे वर्षा, ये तो तुम्हारी भाभी अनुराधा है ना? और कैसा चल रहा है तुम्हारे भैया का काम? क्या बताऊं मिसेस शर्मा, जब से भाभी के कदम हमारे घर में पड़े हैं, मेरे तो मायके में मानो अकाल पड़ गया है। मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारे भैया अकेले कमा कमा कर थक गए। ये तो पहले ही गरीब खानदान से आई हुई थी, मैं ही हूँ कि इनकी मदद करती रहती हूँ। अब क्या करूँ, हूँ तो आखिर बहन ही। अपने भाई का दुख तो मेरे से देखा नहीं जाता। आज फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े भी मैंने ही दिए हैं। तभी अनिल वर्षा को केक काटने के लिए बुला लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनुराधा राकेश और स्वाति के साथ घर आ जाती है, पर उस दिन अनुराधा ने सोच लिया था कि अब वो वर्षा के घर बहुत कम जाया करेगी। पूर्वी कई बार जिद करती थी, पर वर्षा उसे बहाना बनाने लगी। एक दिन राकेश घर आया और अनुराधा से बोला, अनुराधा, अनिल जी मिले थे, वर्षा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, वो बाथरूम में फिसल गई थी। क्या? वर्षा बाथरूम में गिर गई? कब हुआ, कैसे? पूरी बात अनिल जी फोन पर बता नहीं सके, तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं, सुबह ही एडमिट हुई है वर्षा। अनुराधा राकेश के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ये सब कैसे हुआ वर्षा? बाथरूम का बल्ब खराब हो गया था, वहाँ अंधेरा था, तभी पैर फिसल गया और देखो मुझे चोट आ गई। चिंता मत करो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। कल पूर्वी का एग्जाम भी है और घर कौन देखेगा, डॉक्टर ने मुझे यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए बोला है। वर्षा तो चिंता क्यों करती है, मैं और तेरी भाभी है ना, सब संभाल लेंगे, तू बस अपना ध्यान रख। अच्छा, मैं स्वाति को स्कूल लेने जा रहा हूँ, पूर्वी को भी लेता आऊंगा। अनिल जी आप यहीं वर्षा के पास रुको। वर्षा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, फिर परेशान क्यों होती हो? सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अनुराधा वर्षा के पीछे घर का सारा काम संभाल लेती है और पूर्वी को भी समय से स्कूल भेज देती है। कुछ दिनों तक वो और राकेश वर्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद वर्षा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अरे वर्षा, लेटी रहो, आराम करो। अब मैं ठीक हूँ भाभी, तुमने मेरी परेशानी के वक्त मेरी कितनी मदद की, पूर्वी की देखभाल की, तुम बहुत अच्छी हो भाभी। तुमने और भैया ने मेरा कितना ख्याल रखा। ससुराल की अमीरी के घमंड में मैं अपने कीमती भैया भाभी का प्यार खो रही थी। आज सासू माँ और मेरी जेठानी दोनों ने मेरी इतनी देखभाल नहीं की जितनी आपने और भैया ने की है। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनों के प्यार को समझ गई थी।